हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल कटिंग चाय में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जिसमें कि हमारा मुख्य विषय रहता है एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें हम अमर उजाला जो न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसमें हम उसमें मुख्य मुख्य बिंदुओं को रखते हैं, जैसे कि अमर उजाला फ्रंट पेज की मुख्य खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें और देश विदेश की कुछ खबरें, खेल जगत की कुछ खबरें। तो इस प्रकार से इन सभी खबरों को हम इस सेशन के माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं। और यह सेशन एसएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन हेडलाइन से। जैसे कि फ्रंट पेज पर पहली हेडलाइन हमारी जो बन रही है वो है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो कि लखनऊ में होने जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में करीबन 25 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद की गई है। ये जो इसमें करीबन 10 देशों के 40 से अधिक करीबन देश भाग लेंगे, जिसमें कि 600 प्रतिनिधि 40 से अधिक देशों के 600 प्रतिनिधि करीबन हिस्सा लेने वाले हैं। और इसमें जो ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, इसमें 10 से अधिक देश, 10 के करीब देश हमारे साझेदार भी हैं, जिसमें कि यूके, जापान, साउथ कोरिया, नीदरलैंड, यूएई, सिंगापुर, मॉरिशस, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया व इटली भी शामिल हैं। तो जैसे कि ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, तो इसकी जो अध्यक्षता, जो इसकी शुरुआत करेंगे वो मोदी जी करेंगे, और सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसमें रहने वाले हैं। और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, जैसे कि हरदीप पुरी हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, और अन्य उद्योगपति भी इसमें रहने वाले, जैसे मुकेश अंबानी हैं, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन हैं, आदित्य बिरला ग्रुप के मंगलम बिरला हैं, और वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल भी इसमें शामिल रहने वाले हैं। इसकी जो संपन्नता होगी वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी जो पहली हेडलाइन ग्लोबल समिट, इन्वेस्टर समिट बन गई है। और इसके बाद हम आते हैं अपनी दूसरी हेडलाइन पर। हमारी जो दूसरी हेडलाइन है वो है कि मोदी जी ने अभी राज्यसभा में जो कल अपना भाषण दिया, उसमें विपक्ष पर निशाना साधते हुए मोदी जी ने कहा है कि देश देख रहा है एक अकेला कितनों पर भारी, विपक्ष में नहीं हौसला। तो इस प्रकार की बात मोदी जी ने अपने वक्तव्य में कही है। 90 मिनट का भाषण मोदी जी ने इसमें दिया है, और 90 मिनट के भाषण में मोदी जी ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। तो इस प्रकार की बात और मोदी जी ने अपने वक्तव्य में कही है। और गांधी परिवार पर भी हमला और निशाना साधते हुए मोदी जी ने आगे कहा है कि नेहरू महान थे तो उनका सरनेम क्यों नहीं रखते। इस प्रकार की बात भी उन्होंने कही है। और 60 साल में जो पिछली सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उसने गड्ढे ही गड्ढे दिए, इस प्रकार की बात भी मोदी जी ने अपने वक्तव्य में कही। और इसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन है फ्रंट पेज की, वह है हस्तिनापुर अभ्यारण्य के सीमा संशोधन पर शासन की मोहर। जो हस्तिनापुर अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है, उसमें जो औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होने वाली थी, जिसके लिए हम कह सकते हैं एक तरह से विद्युतीकरण का निर्माण होने वाला था वहाँ पर, या इंडस्ट्रीज़ स्थापित होने वाली थी, तो उसका कार्य रुक गया था। और वो बहुत समय से शासन द्वारा रुका ही रहा। तो उसके बाद अब आकर कारोबारियों ने जब उसमें निवेश करना शुरू किया, तो उस अभ्यारण्य में तो MOU साइन करने के बाद से अब जो बंद इकाइयां हैं वो शुरू करने की बात कही गई है। और इसके बाद हम जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन बनती है वो है
अदानी विल्मर के दस्तावेज की बारीकी से हो रही जांच। जो अदानी विल्मर हैं उनकी कंपनी के परवाणु स्थित डिपो गोदाम पर हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग की औचक कार्यवाही के बाद से बारीकी से जांच के बाद से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। तो इसमें जो ये अदानी विल्मर जो है कि इसकी जो शाखा है हिमाचल प्रदेश में, दरअसल इसकी जांच किस कारण से की जा रही है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि 135 करोड़ का पिछले साल अदानी विल्मर समूह ने कारोबार किया, जिसमें कि उसने ज़्यादातर कंपनी ने क्या किया है कि कंपनी ने जीएसटी का पूरा टैक्स भुगतान टैक्स क्रेडिट से किया है, जबकि कंपनी को 15% टैक्स राशि का भुगतान नकदी के रूप में करना होता है। और अगर कोई कंपनी तो 15% टैक्स राशि का भुगतान नकदी के रूप में नहीं करती है, तो इसका मतलब है कि वो नियमों का उल्लंघन कर रही है। तो इस सापेक्ष में आबकारी विभाग ने अदानी विल्मर कंपनी के परवाणु स्थित डिपो गोदाम पर एक तरह से जांच की दबिश दी है। तो इस प्रकार फिर हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन बन रही है वो है कि गर्भाशय कैंसर का स्वदेशी टीका इसी माह बाजार में। अभी हमारे पास जो पेट का कैंसर होता है उसका जो टीका अब तक हमारा स्वदेशी टीका अभी तक भारत में निर्मित नहीं हुआ था, लेकिन अब हमारा जो स्वदेशी टीका है वो निर्मित हो गया है और इसी महीने वो बाज़ार में भी आने वाला है। जो हम टीका बाहर से मंगवाते थे, विदेश से मंगवाते थे, जो कि एक अमेरिकी वैक्सीन थी जो कि बहुराष्ट्रीय दवा निर्माता कंपनी मर्क की गॉडसिल के रूप में जानी जाती थी, जो कि पेट के कैंसर के लिए ये टीका लगाया जाता था। तो जिसकी कीमत मैं आपको बता दूं 10,850 रुपये के करीब थी, लेकिन अब जो हमारा स्वदेशी टीका तैयार हो गया है, अब इसकी कीमत 2 टीके की 2,000 रुपये रहने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल की है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट मेन हेडलाइन बन रही है कि फ्रंट पेज पे जो नेक्स्ट हेडलाइन आई है कि एक जो महिला हैं हैदराबाद की, वो लगातार अंधेरे में लगातार फ़ोन को चलाती रहती थी। वो महिला हैदराबाद की वो महिला हैं, और जिससे कि उन्हें स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम से वो ग्रसित हो गई हैं। स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम से ग्रसित होने के बाद उनकी जो आँखों की रोशनी है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, और इस कारण से जब वे आँखों के स्पेशलिस्ट के पास गई, तो आँखों के स्पेशलिस्ट के पास जाने के बाद उन्होंने जब अपनी आँखों की जांच कराई तो उसमें पाया कि उनकी जो आँखों की रोशनी है वो इतनी कम हो गई है कि वे कुछ देख नहीं पा रही हैं, स्पष्ट रूप में कुछ भी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम इसे कहा जाता है। अगर ज़्यादा देर तक हम नाइट मोड में, रात में अंधेरे में फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं बिना रोशनी के, तो स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम से हम ग्रसित हो सकते हैं। और डॉक्टर ने अभी तक उन्हें बिना कोई दवा दिए स्मार्टफोन से दूर रहने की सलाह दी है, जिसका असर उन पर पड़ रहा है, और लगभग 1 महीना स्मार्टफोन चलाए बिना अब वे बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हैं। तो इसी तरह से अब हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन बन रही है, अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ हम आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबर में हमारी जो
मुख्य हेडलाइन अंतर्राष्ट्रीय खबर की है वो है कि आईएस की धमकी, भारत के साथ चीन और ईरानी दूतावास पर करेंगे हमले। आईएस ने धमकी दी है कि वो भारत के साथ चीन और ईरानी दूतावास पर हमले करेंगे। यानी कि एक, मैं आपको बता दूं, ISIL के नामक एक इस्लामिक संगठन है जो कि जो ISIL के जो गुट है उसने जब भारत के साथ चीन और ईरानी दूतावास पर हमले की जो बात कही है, तो उसका जो मेन मकसद हम कह सकते हैं कि तालिबान और मध्य व दक्षिण एशिया क्षेत्र में यूएन के सदस्यों के बीच संबंधों को कमज़ोर करने की जो उसकी मंशा है, तो उसको उजागर करता है। तो इसी प्रकार से अब हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन, अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन जो हमारी बन रही है वो है कि तुर्की सीरिया भूकंप। जो तुर्की सीरिया भूकंप अभी पिछले कई दिनों से हम लगातार चर्चा का विषय रहा है और निरंतर हम इसे सुनते आ रहे हैं। तो जैसे हमने कल भी आपके सामने रखा था कि 12,500 करीबन 12,000 के करीब मौतों का आंकड़ा पहुंच गया था, लेकिन आज यही आंकड़ा 19,000 के पार पहुंच गया है। तो जिसमें कि हज़ारों लोग घायल भी हैं, जिसमें कि 70,000 के लोग करीब घायल बताए जा रहे हैं और करीबन 1,10,000 राहतकर्मी बाहर से आकर इसमें मदद में भी जुटे हुए हैं। और ऑपरेशन दोस्त के तहत, जिसमें कि भारत ने भी अपना मानवता के प्रति समर्पित अभियान भी उसमें छेड़ा हुआ है, जिसमें कि भारत ने अपनी तरफ से 250 पेशेवर लोगों को तुर्की में भेजा हुआ है और वहाँ पर मानवता की सेवा 250 जो पेशेवर व्यक्ति हैं वो निरंतर भारत की तरफ से कर रहे हैं, जिसमें कि 30 बेड का अस्पताल भारत ने तैयार करके दे भी दिया है वहाँ पर। तो इस प्रकार की जो हम कह सकते हैं कि एक तरह से हालात तुर्की में अभी बने हुए हैं। और इसके बाद हम आते हैं, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय खबर की नेक्स्ट हेडलाइन है वो है कि भारत के विकास की गाथा में भागीदार बनना चाहता है अमेरिका। ये बात हमें ज्ञात ही होगी कि भारत निरंतर प्रगति कर रहा है और निरंतर विकास के नए आयामों को छू रहा है। तो इसमें अमेरिका जो है वो जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है उसमें अमेरिका भागीदार बनना चाहता है, या हम ये कहें कि जो महत्वपूर्ण उभरती हुई प्रौद्योगिकी इकाइयां हैं उनमें एक तरह से अपना एक हम कह सकते हैं भागीदार बनकर इससे अमेरिका को भी लाभ होगा, क्योंकि जब कोई देश आगे बढ़ता है और विकास की नई ऊंचाइयों को छूता है तो निश्चित ही बड़े बड़े देश, या हम कह सकते हैं कि कोई भी देश जब उसके साथ निश्चित ही जुड़ना चाहेगा। तो इसी प्रकार से अमेरिका ने भी साथ काम करने की मंशा अपनी जताई है। तो इसके बाद हम आते हैं आपकी खेल जगत की खबर की तरफ। खेल जगत की खबर में हमारी जो फर्स्ट हेडलाइन जो बनी है वो है
कि महिला T20 विश्व कप में जो भारत की नज़र पहली ट्रॉफी पर, यानी कि भारत जो महिला T20 विश्व कप जो कि होने वाला है, उसमें भारत की जो नज़र है वो एक तरह से ट्रॉफी पर बनी हुई है। तो इस प्रकार से दूसरी इससे पहले जो मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने खिताबी हैट्रिक यानी कि 2 बार इससे पहले T20 विश्व कप जीता हुआ है, और तीसरी बार भी ऑस्ट्रेलिया हैट्रिक लगाने की एक तरह से ताक में है। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारी खेल जगत की खबर है वो है कि तो हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन जो हमारी खेल जगत की है वो है कि 177 रन पर जो ऑस्ट्रेलिया है वो ढेर हो गया है, यानी कि 177 रन की पारी ऑस्ट्रेलिया ने नागपुर में अपने नागपुर टेस्ट में पहले दिन में अपनी खेली है। और इसके बाद जिसमें कि एक तरह का हम रोहित शर्मा जो हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं, उन्होंने 56 रन बनाकर 59 गेंदों में 56 रन बनाकर 9-1 से नॉट आउट रहे हैं, 9-1 से आउट रहे हैं। तो उसके बाद राहुल का एंड बो मर्फी ने 71 गेंदों में 20 रन की पारी खेली है, और रविचंद्रन अश्विन नाबाद ने 5 गेंदों में 0 जो रन हैं वो हासिल किए हैं। तो इस प्रकार से इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट खेल जगत की खबर है वो है कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में स्पेशल टास्क फोर्स में हवलदार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के निवासी मनोज प्रसाद नारायणपुर आदिवासी बच्चों को खेल के जरिए मुख्यधारा में लाने की निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, मनोज प्रसाद जो हैं कि वो आदिवासी जो बच्चे हैं उन बच्चों को खेलों से जोड़ने का अपना एक अभूतपूर्व प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि दिहाड़ी मजदूरों के बच्चे भी हैं और जिन्होंने बहुत से पदक भी जीते हैं। तो इस प्रकार की एक कोशिश में प्रयास जो कि अपने स्तर से कर रहे हैं, या उनके इस प्रयास के बाद उन्होंने 300 पदक हासिल किए। आदिवासी बच्चों ने राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर पर पंचकुला गेम्स में 5 पदक जीते हैं। तो इस प्रकार से इस तरह की अभूतपूर्व प्रतिभा को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके बाद हम आते हैं आपकी जो कारोबार जगत की जो हमारी खबर है। कारोबार जगत की जो हमारी खबर है उसमें हमारी जो खबर है कारोबार जगत की जो हमारी खबर है उसमें हमारी जो पहली हेडलाइन है कारोबार जगत की वो है ईवी सब्सिडी, ओला एथर टीवीएस व वीडा पर जांच। तो ओला एथर टीवीएस व वीडा पर जांच की जो प्रक्रिया है ये किस प्रकार से शुरू की गई है, तो इसके लिए मैं आपको एक बता दूं कि जो ये जितनी भी कंपनियां हैं ये जो जांच के दायरे में आई हैं, इन्होंने क्या किया है कि एक तरह की सब्सिडी योजना सरकार के द्वारा दी जा रही है, जिसमें कि 1.5 लाख से कम कीमत जो वाले वाहन हैं उन्हें सब्सिडी अगर
जो दो पहिया वाहन जो 1.5 लाख से कम कीमत वाले हैं, उन्हें एक तरह की सब्सिडी सरकार दे रही है, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि 10,000 करोड़ की फेम योजना के तहत 10 लाख यूनिट इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए वित्तीय सहायता सरकार इसमें प्रदान करती है, और जिसमें कि जैसे मैंने आपको भी बताया कि ये जो मुख्य कंपनियां हैं, ओला, एथर, टीवीएस व वीडा, इन पर जांच क्यों बिठाई गई है? इन पर जांच इसलिए बिठाई गई है क्योंकि इन्होंने 300 करोड़ की झूठी सब्सिडी का दावा किया है। तो इस प्रकार से जो हमारी कारोबार जगत की ये हमारी मुख्य खबर के रूप में हम इसे समझ सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट कारोबार जगत की खबर है वो है कि अदानी समूह के शेयरों में उतार चढ़ाव की समीक्षा करेगा MSCI। तो जो अडानी समूह के जो शेयर हैं वो निरंतर उतार चढ़ाव की सीमा में बंधे हुए हैं, क्योंकि अभी हम जानते ही हैं कि लोकसभा में भी विपक्ष ने मोदी जी और अडानी समूह के संबंधों पर सवाल उठाए हैं। तो इस प्रकार से उनके जो शेयर हैं अडानी समूह के, तो उसमें उतार चढ़ाव निरंतर चल रहा है या बना हुआ है, जिसमें कि 40.2 करोड़ डॉलर की गिरावट भी आई है। तो इस प्रकार से अब हमारी जो नेक्स्ट कारोबार जगत की खबर है वो है कि भारत ने अब तक 27.8 लाख टन चीनी का निर्यात कर दिया है, जिसमें कि जो हमारा चालू वित्त वर्ष है 2022 से 23, इसमें 9 फरवरी तक हमने कितना 27.8 लाख टन चीनी का निर्यात बाहर के देशों को कर दिया है, जिसमें कि इंडोनेशिया, सोमालिया और संयुक्त अरब अमीरात को अलग अलग हम मान सकते हैं कि जैसे जिबूती को 2.47 लाख टन, सोमालिया को 2.46 लाख टन, संयुक्त अरब अमीरात को 2.06 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया है। तो इस प्रकार से 9 फरवरी तक हमने 27.8 लाख का चीनी का निर्यात कर दिया है। इसके बाद हम आते हैं अपनी कारोबार जगत की नेक्स्ट जो हमारी हेडलाइन है वो है कि SIP प्रभाव बढ़ने से इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 4 महीने में सबसे ज़्यादा। जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको बता दूं, इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है जब बहुत सारे लोग किसी एक फंड में अपना बहुत सारा पैसा कह सकते हैं कि अपना पैसा लगाते हैं या पैसा डालते हैं, तो उसे म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो शेयर बाज़ार में इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो जितने भी लोगों ने अपना पैसा लगाया हुआ है, तो उसमें कितने का 12,546 करोड़ रुपए का निवेश इक्विटी म्यूचुअल फंड जनवरी में म्यूचुअल फंड में अभी हाल ही में आया है। तो ये एक कारोबार जगत की एक अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की है। इसके बाद जो हमारी कारोबार जगत की एक अन्य खबर हमारी जो बन रही है वो है कि दिसंबर तक एकल खिड़की व्यवस्था से जुड़ेंगे सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 32 सरकारी विभाग। ये किस एकल खिड़की व्यवस्था की बात कर रहे हैं? तो ये राष्ट्रीय एकल खिड़की व्यवस्था, ये कौन सी व्यवस्था के
की बात की जा रही है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जितनी भी कारोबारी कंपनियां हैं वो उन्हें अपने कारोबार करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए होता है और बहुत से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने होते हैं। तो इसके लिए सरकार ने एक एकल खिड़की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है, जो कि पूरे भारत में लागू की जाएगी। और इसका निश्चित ही जो जितनी भी कारोबारी कंपनियां उन्हें लाभ प्राप्त होगा और इसके ज़रिए वे अपने अनापत्ति प्रमाण पत्र जो हैं उन्हें उनकी मंजूरी ले सकेंगे। और इसके बाद हम आते हैं आपके देश विदेश की खबरों की तरफ। तो देश विदेश की खबरों में हमारी जो मुख्य हेडलाइन हमारी जो बनी है वो है कि गगनयान मिशन, इसरो और नौसेना ने क्रू के सुरक्षित वापसी मॉड्यूल का किया सफल परीक्षण। तो इसरो के द्वारा एक गगनयान मिशन का जो कि नौसेना के साथ मिलकर ये एक तरह का अभियान इसरो ने चलाया है, जिसमें कि 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में इसे लॉन्च करने की संभावना इसरो ने बताई है। और इस प्रकार से इसरो ने कहा है कि यह परीक्षण गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल रिकवरी ऑपरेशंस की तैयारी का हिस्सा था, जो कि भारतीय समुद्री जल में किया जाएगा। और इस जो ऑपरेशन के तहत है, इस परीक्षण के तहत दौरान क्रू मॉड्यूल की रिकवरी के लिए आवश्यक संचालन का क्रम पूरा किया गया है। तो इस प्रकार का ये क्रम चलाया गया। इसके बाद हम आते हैं हमारे जो देश विदेश की दूसरी जो हमारी हेडलाइन बन रही है वो है कि आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे भारत और रूस। और जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, उन्होंने मॉस्को के राष्ट्रपति जो रूसी राष्ट्रपति हैं पुतिन से मुलाकात करके आतंकवाद के खिलाफ चर्चा की है। और आतंकवाद के खिलाफ चर्चा में दोनों देशों ने आपस में समन्वय जताते हुए आतंकवाद से मिलकर लड़ने की एक नई तरह से पेशकश, या हम कह सकते हैं कि लड़ने का एक हम उसमें एक साझा अभियान चलाने की कोशिश करने की बात कही है। तो इसके बाद हम जो हमारी नेक्स्ट देश विदेश की खबर में हम आते हैं वो है कि स्वीकृत पद पर नियुक्ति होने के बाद ही नियमित हो सकते हैं दैनिक वेतन भोगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक नया फैसला एक केस में सुनाया है, जिसमें कि एक जो व्यक्ति हैं उनकी जो योग्यता थी वो बहुत समय से आप नियम परमानेंट होने की बात या हम कह सकते हैं कि परमानेंट होने की मांग कर रहे थे सरकारी नौकरी में, जिसमें कि वह पद के लिए योग्य भी थे और लंबे समय से दैनिक वेतन के आधार पर काम भी कर रहे थे। तो इस फैसले में जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो ये व्यक्ति हैं जो लगातार नियमित रूप से जिन्हें दैनिक वेतन के आधार पर जो निरंतर काम कर रहे थे, तो दैनिक वेतन के आधार पर जो ये काम कर रहे थे, इन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाली थी कि उन्हें भी परमानेंट नियुक्ति प्रदान की जाए।
तो जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो वादी है वो अपने सभी सर्टिफिकेट के आधार पर या अपनी पिछली जो नौकरी में वेतन, दैनिक वेतन के आधार पर जितना भी उन्होंने कार्य नौकरी के पद पर रहते हुए किया है, उसके आधार पर वे परमानेंट नौकरी यानी कि स्थायी पद प्राप्त करने के योग्य हैं। तो इस प्रकार का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इस नए केस में सुनाया है। वहीं हमारी जो नेक्स्ट देश विदेश की हेडलाइन है वो है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चित्रा रामकृष्ण को जमानत मिल गई है। मैं आपको बता दूं कि चित्रा रामकृष्णन जो हैं उन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हम एक तरह से कह सकते हैं कि कर्मचारियों की जासूसी और गैर कानूनी ढंग से फ़ोन टैपिंग के मामले में वो एक तरह से गिरफ्तार की गई थी। उन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी कर्मचारी हैं या गैर कानूनी ढंग से उन्होंने फ़ोन टैपिंग कराई थी, जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी उन्हें सामने आया था। और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में चित्रा रामकृष्ण बहुत समय से जेल में थी, जिसमें कि उन्हें अभी 1 लाख रुपए जमानत राशि देने के बाद से 1 लाख रुपए की जमानत राशि के मुचलके के बाद उन्हें जमानत दे दी गई है। तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हमारी देश विदेश की खबर है वो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं उन्होंने जो रेल मंत्री वैष्णव है उनसे कहा है कि वे 50 रेलवे स्टेशनों को उन्नत, आधुनिक और भविष्य की ज़रूरत के लिहाज से तैयार करने का लक्ष्य एक तरह से मोदी जी ने रेल मंत्री वैष्णव जी को दिया है। तो जिसके लिए उन्होंने अपनी एक प्रोजेक्ट रूप में एक प्रेजेंटेशन भी मोदी जी के सामने रखा है, जो कि मोदी जी को अभी पसंद नहीं आया है। लेकिन निरंतर 50 रेलवे स्टेशनों को उन्नत करने के लिए वो निरंतर अपनी कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमारी जो अब इसके बाद जो मुख्य विषय हमारा है उस पर हम आते हैं, जो कि एडिटोरियल एनालिसिस है। एडिटोरियल एनालिसिस में हमारी जो पहली एडिटोरियल एनालिसिस है वो है कि अभी हाल ही में आपको पता ही होगा कि गाज़ियाबाद के जो जिला अदालत है उसमें एक तेंदुआ घुस आया था। तो उसी के ऊपर ये हमारी एडिटोरियल एनालिसिस है, अदालत में तेंदुआ। तो अदालत में जब गाज़ियाबाद की अदालत में तेंदुआ घुस गया तो उसी के ऊपर संपादक ने एक लेख लिखते हुए कहा है कि वन क्षेत्रों के कटने और वहां भोजन पानी की उपलब्धता घटने से तेंदुओं का शहरी इलाकों में दिखना आश्चर्यजनक भले न हो, पर 2 दिन पहले गाज़ियाबाद के जिला न्यायालय परिसर पे एक तेंदुए ने करीब 10 लोगों को जिस तरह घायल किया और उस कारण कई घंटों तक वहां दहशत का जो माहौल बना रहा वह चौंकाने वाला जरूर था। तो इस प्रकार की टिप्पणी लेखक ने करते हुए अपनी बात कहने का प्रयास किया है। और मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो इस प्रकार की तेंदुओं की घटनाएं जो निकल कर आती हैं वो मुख्यतः जब हम वनों का क्षय करने का निरंतर प्रयास करते हैं, तो उसी कारण से इस प्रकार की घटनाएं सामने आनी स्वाभाविक हैं। और
बात इस प्रकार की बात लेखक ने कहने का प्रयास किया है। और अपनी बात रखते हुए लेखक ने आगे कहा है कि 2 साल पहले खुद सरकार ने बताया था कि पिछले कुछ वर्षों में तेंदुओं की आबादी 60% बढ़ी है। आज जिस तरह तेंदुओं की आबादी ज़्यादा है, उसी तरह कभी हमारे यहाँ चीते की आबादी थी, पर निरंतर शिकार के कारण जब चीते लुप्त हो गए तो दशकों बाद पिछले सितंबर में बहुत धूमधाम से बाहर से चीते देश में लाए गए। आज शिकार पर बेशक प्रतिबंध है और अभयारण्यों में तेंदुए भी कम नहीं है, लेकिन सुनियोजित शहरीकरण में यह स्थिति आई है। जाहिर है, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास छीनने के कारण आसपास के शहरी इलाकों में भोजन की तलाश में आने पर तेंदुए या तो हमारा शिकार होते हैं या फिर लोग उसके निशाने पर आते हैं, जैसा कि गाजियाबाद की अदालत में देखा गया। यह विडंबना ही है कि लंबे समय से तेंदुओं के मानव आबादी क्षेत्र में आने और आपसी संघर्ष होने के बावजूद इसका समाधान निकालने की गंभीर कोशिश नहीं हुई, जो कि जरूरी है। तो इस प्रकार का लेख अदालत में तेंदुआ, तो संपादक ने एक लिखने का भरपूर प्रयास किया है। इसके बाद जो हमारी दूसरी एडिटोरियल एनालिसिस आती है, वो आती है कि SCO बैठक और शरीफ की दुविधा। SCO बैठक, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इस साल के अंत में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO, शंघाई सहयोग संगठन को SCO कहते हैं, इस सम्मेलन के एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए 4 और 5 मई 2023 को गोवा में विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत द्वारा हाल ही में भेजे गए आमंत्रण ठुकराने को लेकर पाकिस्तान मुश्किल में फंस गया है। और अपना लेख आगे लिखते हुए संपादक ने कहा है कि क्योंकि उसका कदम चीन को नाराज कर सकता है, क्योंकि उसका कदम चीन को नाराज कर सकता है, जो कि रूस के साथ SCO का सह संस्थापक है। और इस प्रकार से लेखक ने संपादक ने अपनी जो SCO की जो ये बैठक है, इसके बारे में आगे लिखते हुए कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गंभीर संकट में हैं, इसलिए उन्होंने माना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व शर्त कल्पना से परे है, लेकिन मुल्क को आर्थिक पतन से बचाने के लिए उन्हें इससे सहमत होना पड़ेगा। और इसके बाद लेखक ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि लेकिन विदेश मंत्रियों की बैठक के निमंत्रण को स्वीकार करने से एक सकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय छवि बन सकती है और पाकिस्तान में लोग इससे विमुख नहीं होंगे, जैसा कि अतीत में भी देखा गया है। और जो आगे संपादक ने इस विषय पर अपने विचार रखते हुए जो मुख्य विषय हम कह सकते हैं एक तरह से कि रखने का जो प्रयास किया है कि SCO बैठक की तैयारी एक बोझिल कवायद है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और पर्यावरण मंत्रियों जैसे 9 देशों के अन्य मंत्री स्तरीय प्रमुख भी एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए मार्च 2023 में व्यापक चर्चा करेंगे। विश्लेषकों का कहना है कि SCO सदस्य सितंबर 2022 की बैठक के प्रस्तावों को आगे बढ़ाएंगे और क्षेत्र और दुनिया के सामने मौजूद ज्वलंत मुद्दों पर विचार करेंगे। और इस प्रकार से SCO विशेषज्ञों की राय है कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है जो संघर्षों को दूर कर सके। SCO और ब्रिक्स के साथ इंटरबैंक कंसोर्टियम आम वित्तीय कमी की समस्या को हल कर सकता है। SCO एकमात्र ऐसा संगठन है, लेखक ने बताते हुए कहा है कि SCO एकमात्र ऐसा संगठन है जिसने अपने आंतरिक मतभेदों के बावजूद वर्तमान विश्व व्यवस्था में अपनी प्रासंगिकता कुछ हद तक बनाए रखी है। और भारत पाकिस्तान के रिश्तों का जिक्र करते हुए भी लेखक ने अपनी जो राय है वो रखी है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों में जमी बर्फ़ को पिघलाने की पहल की है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को SCO बैठक में भाग लेने के लिए बुलाया जा सकता है।
जो भविष्य में बातचीत की बहाली की दिशा में माहौल बनाने का अवसर प्रदान कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने शरीफ के इस बयान का संज्ञान लिया है, जिसमें उन्होंने साहसपूर्वक यह स्वीकार किया है कि भारत के साथ दशकों तक दुश्मनी करके और 3 युद्ध लड़कर पाकिस्तान ने सबक सीख लिया है। इसलिए अब अपने पड़ोसी के साथ वार्ता की मेज पर बैठकर शांति पाकिस्तान चाहता है। और दुर्भाग्य से शरीफ को अपना बयान वापस लेना पड़ा है और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के मुद्दे को उठाना पड़ा है, जिसके लिए कट्टरपंथियों और भारत लॉबी द्वारा बनाए गए दबाव को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और इसके बाद लेखक ने संपादक ने अपनी बात रखते हुए कहा है कि TAPI और ईरान पाकिस्तान भारत जैसी रुकी हुई परियोजनाओं के निर्माण पर SCO सदस्यों के साथ सीधी बातचीत से उसे गति दी जा सकती है। तो इस प्रकार की बात संपादक ने लिखते हुए अपनी राय एक तरह से दर्ज की है। और यूरोपीय संसद के शोधकर्ता के अनुसार SCO ने कभी भी प्रत्याशित क्षेत्रीय सहयोग हासिल नहीं किया है। SCO के बारे में बताते हुए लेखक कह रहा है कि SCO ने कभी भी प्रत्याशित क्षेत्रीय सहयोग हासिल नहीं किया है और इसका कारण इसकी संस्थागत कमजोरी, संयुक्त परियोजनाओं के लिए आम वित्तीय धन की कमी और परस्पर विरोधी राष्ट्रीय हित हैं। तो इस प्रकार से SCO बैठक और जो शहबाज शरीफ हैं उनकी एक दुविधा पर लेख लिखते हुए संपादक ने भरपूर प्रयास किया है कि इस विषय पर अपने जो विचार हैं उन्हें व्यक्त कर सकें। तो इसके बाद हम जो हमारी लास्ट में जैसे कि मैं आपके लिए लेकर आता हूँ कि अंत में एक छोटी सी कहानी जो अमर उजाला की एक कहानी होती है, उसमें जो उसका विषय है अनूठी संपदा। यह छोटी सी कहानी अति महत्वपूर्ण मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सिखाने वाली कहानियों में से एक होती हैं। तो इस प्रकार से यह कहानी मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि अनूठी संपदा इसका विषय है। तो राजकुमार सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध के बारे में ये कहानी है। तो जब राजकुमार सिद्धार्थ माता पिता और महल का त्याग करके वर्षों बाद महात्मा बुद्ध के रूप में कपिलवस्तु पहुँचे, तो उसके बारे में ही ये कहानी है कि जब राजकुमार सिद्धार्थ ने महल का त्याग कर दिया था और महल का त्याग करने के बाद वे वर्षों बाद अपने महल पहुँचे थे। और जब वे अपने महल पहुँचे थे तो उनके जो बुद्ध के जो पिता हैं महल उन्हें लेने के लिए महल से बाहर आए थे और महल से बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगाया था और उन्हें आदर सहित महल में उसके बाद वे लेकर गए थे। बुद्ध ने जब उनके साथ वार्तालाप कर रहे थे अपने पिता के साथ, तो उनसे वार्तालाप करते हुए कहा था कि मैं आपका पुत्र हूँ, आपके सामने उच्च आसन पर कैसे बैठ सकता हूँ। जब बैठने के लिए उनके पिता ने कहा तो उन्होंने इस प्रकार की बात अपने पिता से कही। तो उसके बाद अचानक बुद्ध ने कहा कि महाराज, यह तो आप जानते ही हैं कि प्राचीन प्रथा के अनुसार पुत्र जब बाहर जाता है और कुछ अर्जित कर लौटता है तो उसमें से सबसे बहुमूल्य रत्न अपने पिता के सामने उपस्थित करता है। तो इस प्रकार की बात जब गौतम बुद्ध ने अपने पिता से कही तो उनके पिता ने सहमति में अपना सिर हिला दिया। और इसके बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि आज्ञा दें तो मैं अपना जो अर्जित कोष है, क्योंकि जो भी अपने तप के कारण या अपने ज्ञान के कारण जो कुछ भी गौतम बुद्ध अपने साथ लेकर आए थे, अपना ज्ञान विवेक, तो वही कुछ वे अपने पिता को दे सकते थे। तो
वही उन्होंने अपने पिता को देने का प्रयास किया कि जो कुछ भी ज्ञान मैं अपने साथ लेकर आया हूँ वही मेरी अनूठी संपदा है, और वही कुछ मैं आपको जो शाश्वत ज्ञान है वही कुछ मैं आपको देने जा रहा हूँ। और उस ज्ञान को सुनकर जो कि गौतम बुद्ध ने अपना शाश्वत ज्ञान अपने पिता को जब सुनाया और सत्य, हिंसा और सदाचार का उपदेश जब उन्होंने सुनाया तो उसे सुनकर सब एक तरह से खुशी में, आनंद में झूमने लगे। तो इस प्रकार ये छोटी छोटी कहानियाँ भी हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। तो इसी प्रकार से आज के लिए मैं इसी कहानी के माध्यम से आपसे विदा लेते हुए आपके लिए शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अपनी जो आपकी तैयारी कर रहे हैं, ये जो एडिटोरियल एनालिसिस है या जो भी मुख्य खबरें जैसे कि देश विदेश की खबरें हैं या जितनी भी खबरें मैंने आपको पढ़कर सुनाई या समझाने का प्रयास किया वो आपके काम आ सके। अंत में यही आशा और इसी विश्वास के साथ कि आप निरंतर मेरे साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।